Hello students, very good morning and welcome to MSG Institute, and it's time to enter in 12th mathematics. So let's start with lecture number 7 of 12th mathematics. So बेटा लास्ट लेक्चर नंबर 7 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था और काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का वो लेक्चर हो गया था, अप्रोक्स 1 आवर 52 मिनट्स का. सो बेटा आज जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. एक्सरसाइज 1.1 हम स्टडी कर रहे हैं. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल, वेरी सिंपल, आप इजीली कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 10, एक ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न संक्रामक हो. तो बेटा संबंध हमने बहुत पढ़ लिए हैं, अभी बहुत अच्छे संबंध हो गए. आपके लेक्चर 6 लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ. यूनिट फर्स्ट के संबंध पे जो बेस्ड हैं, और अब तक तो आपके संबंध बहुत अच्छे से हो गए होंगे. तो अभी तो आप एग्जाम्पल आराम से दे दोगे. कोई भी संबंध हो जो सम्मित होना चाहिए लेकिन न स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो, तो बेटा कुछ भी संबंध बना दो एटलीस्ट. सो सपोज करो ये एक समुच्चय है जिसके दो अवयव हैं 1, 2, और संबंध क्या होगा यहाँ पे 1, 2, 2, 1. तो सपोज ये संबंध हो गया. ठीक है बेटा, एक ऐसा संबंध है. अब यहाँ पे आप देखो बेटा, ये स्वतुल्य है क्या? स्वतुल्य की जांच करेंगे तो बेटा 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर. ठीक है ना? ओके, तो दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है. तो ये हमने अपने आप से माना संबंध, अपने माइंड से, क्योंकि अब हम संबंध अच्छे से पढ़ चुके हैं तो हम अपने आप संबंध बना सकते हैं. दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है. ओके, दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है. क्लियर? अब आगे बात करते हैं सम्मित के बारे में. बेटा सम्मित संबंध आप अच्छे से लैंग्वेज लिखना है. ठीक है, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ. तो बेटा देखो 1, 2 सम्मित में क्या होता है, x, y बिलोंग्स टू r एंड y, x बिलोंग टू r. तो बेटा अगर 1, 2 r से बिलोंग कर रहे हैं, 1, 2 बिलोंग्स टू r एंड 2, 1 बिलोंग टू r. सो बेटा जी इसका मतलब क्या होगा, अतः दिया गया संबंध एक सम्मित संबंध है. दिया गया संबंध एक सम्मित संबंध है, एक सममित संबंध है. ओके, अब बात कर लेते हैं संक्रामक के बारे में. तो बेटा जी संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या होता है आपको पता है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ. x, y बिलोंग्स टू r ये गिवन होता है, y, z ये हम मानते हैं, और x, z इसकी हमें जांच करनी होती है. ये संक्रामक संबंध का एक फॉर्मुलेटेड मैनर है जो हमें चेक करना होता है. तो बेटा 1, 2 बिलोंग्स टू r, 2, 1 बिलोंग्स टू r. ये देखो, ये तो x हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया. तो बेटा हमें x, z में बताना 1, 2 होना चाहिए. 1, 1 क्योंकि x की वैल्यू 1 है और y, z की वैल्यू भी 1 है, तो 1, 1 होना चाहिए. सो यहाँ पे आप देखो क्या 1, 1 बिलोंग कर रहा है, 1, 1 तो बिलोंग नहीं कर रहा है. तो ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा. लेकिन ठीक है बेटा, पता चल गया ना, x, y, ये x, y की वैल्यू है, ये y, z की है, तो हमें x, z में देखना है. तो ये x हो गया, ये z हो गया. 1, 1 ये बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः दिया गया संबंध संक्रामक संबंध नहीं है. अतः दिया गया संबंध संक्रामक संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है. ठीक है बेटा, सम्मित संबंध है, संक्रामक नहीं है, और तुल्य, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है. ठीक है बेटा, स्वतुल्य संबंध नहीं है. अतः दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध नहीं है. यहाँ पे लिखा था दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध नहीं है. ठीक है बेटा, तो सही है ना, सम्मित है लेकिन ना स्वतुल्य है और ना संक्रामक है. तो ये वाला संबंध कौन सा आ गया, ये हमारा आंसर है. ठीक है बेटा, क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. 10 का क्वेश्चन नंबर 2. बेटा कोई संबंध बताना है जो संक्रामक तो हो, जो संक्रामक तो हो लेकिन ना स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो. ऐसा संबंध जो संक्रामक तो हो लेकिन ना स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो. तो बेटा 10 का 2 कोई संबंध लिखते हैं.
संक्रामक होना चाहिए। तो बेटा जी लिखते हैं बड़े आराम से, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। एक तो 3,5 ले लिया, एक 5,7 ले लिया, और बेटा जी एक ले लिया 3,7। आप समझ गए होंगे कितना आसान है। ठीक है बेटा, अभी ये स्वतुल्य होगा क्या, आप चेक करो, क्या ये स्वतुल्य होगा क्या। स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए, 3 3 5 5 7 7, स्वतुल्य तो नहीं है। सम्मित के बारे में देख लेते हैं बेटा, सम्मित है क्या, 3 5, 3 5 के साथ क्या होना चाहिए, 5 3 होना चाहिए, 5 7 के 7 5 होना चाहिए, 3 7 के साथ 7 3 होना, सम्मित भी नहीं है। संक्रामक देख लेते हैं बेटा, संक्रामक के लिए क्या है, 3,5 5, ठीक है, 3,5 बिलोंग्स टू आर, 5,7 बिलोंग्स टू आर। तो बेटा देखो ये x हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। अब क्या होना चाहिए, x, z, x, z का मतलब 3,7, ये लिख रहा 3,7। ठीक है बेटा, 3,7 बिलोंग्स टू r, सारे के सारे r से बिलोंग कर रहे हैं। देखो 3 5, बेटा x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। अब यहाँ पे 5 7, y की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू 7 है। तो x और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3,7 3,7 मैच तो कर रहा है संबंध में, 3,7 बिलोंग्स टू r। तो बेटा क्या हुआ, अतः दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है। अतः दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है। सही है बेटा, अतः दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है। संबंध एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अच्छे से लिखना आप, ठीक है बेटा। तो हमें तो यही चेक करना था कि संक्रामक तो होना चाहिए, लेकिन ना स्वतुल्य होगा और ना ही सम्मित होगा। ओके बेटा, थर्ड पे आते हैं। स्वतुल्य तथा सम्मित हो, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। बेटा स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा तीन ही तो अवयव हैं, तो बिल्कुल सही है, स्वतुल्य संबंध है। सम्मित के बारे में देखते हैं। बेटा सम्मित क्या था, x, y बिलोंग्स टू r, या फिर a, b बिलोंग्स टू r, और y, x बिलोंग्स टू r, या b, a बिलोंग्स टू r, एक ही बात है। तो ये होना चाहिए तभी तो सम्मित होता है। तो देखो बेटा 4,6 है, 6,4 है, 6,8 है, 8,6 है, सही है ना, तो सम्मित भी है। ओके, सम्मित भी है, क्लियर। अब बेटा संक्रामक देख लेते हैं। संक्रामक में क्या होना चाहिए, x, y हमें दिया हुआ होगा, y, z हमें लेट करना है, मानना है, और x, z की हमें जांच करनी है, तभी तो संक्रामक होगा। ओके, तो बेटा देखो इसमें कोई भी संक्रामक की कंडीशन नहीं बन रही है, ठीक है, क्लियर। संक्रामक की कंडीशन नहीं बन रही है। आप देखो 4,6, 4,6, 6,4, तो ये तो सम्मित की कंडीशन है, संक्रामक की कोई नहीं बन रही है, क्योंकि ये जितनी भी कंडीशन बनी है सब स्वतुल्य की बनी है। देखो स्वतुल्य में ये कवर हो गए, संक्रामक में नीचे के 4 कवर हो गए, सम्मित की कोई कंडीशन ही नहीं बनी है, तो ये संबंध सम्मित संबंध नहीं होगा, है ना बेटा। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी संबंध बना सकते हो, बस वो सही होना चाहिए। तो बेटा अतः दिया गया संबंध एक बिल्कुल प्रूफ हो चुका है कि ये स्वतुल्य है, सम्मित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और बेटा आप खुद भी बना सकते हो, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो आप खुद भी बना सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, चलिए। सो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कोई भी संबंध स्वतुल्य हो तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। ठीक है बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 10 का 4th पार्ट है। अब मुझे ये क्वेश्चन इतने आसान हैं कि बेटा आप संबंध के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हो, तो अभी आप इसको खुद बनाइएगा। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क है, और मुझे बताइएगा कौन सा संबंध होगा वो कमेंट सेक्शन में। ठीक है बेटा, कोई ऐसा संबंध देखना है जो स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, लेकिन सम्मित नहीं होना चाहिए। ओके, क्या नहीं होना चाहिए, x, y और y, x, ये वाला क्लियर नहीं होना चाहिए, उसमें बाकी कुछ भी हो सकता है। स्वतुल्य की एक सेटिंग कर दोगे, संक्रामक की एक सेटिंग कर दोगे, संबंध बना दोगे। ठीक है बेटा, फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करेंगे होमवर्क में। सेम क्वेश्चन नंबर 5, एक ऐसा संबंध जो सम्मित हो, संक्रामक हो, लेकिन स्वतुल्य ना हो। तो बेटा इसको भी आप खुद करेंगे, इसको भी आप होमवर्क में खुद करेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, ऐसा संबंध जो सम्मित हो,
तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। कर लोगे? बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको, बहुत सारे 20 अबव एग्जाम्पल्स दिए हैं अभी तक। ठीक है, चलो आपकी हेल्प कर दूं। एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है। तो बेटा ये संबंध एक बैठेगा यहाँ पे, चाहे एक्स वाई की बहन लिख लो, ये संबंध इसका आंसर होगा। देखो मैं आपको मैच कराता हूँ। एक्स कोमा एक्स, जब हम स्वतुल्य के बारे में जांच करेंगे, एक्स कोमा एक्स, एक्स एक्स का भाई हो सकता है क्या? एक्स एक्स का भाई हो सकता है, कोई भी व्यक्ति खुद का भाई हो सकता है, तो स्वतुल्य तो नहीं आएगा। ठीक है, अभी सममित में क्या होता है? एक्स कोमा वाई और वाई कोमा एक्स, एक्स वाई का भाई है तो वाई एक्स का भाई है, सममित आ जाएगा, सममित आ जाएगा। और बेटा संक्रामक के लिए क्या करेंगे? एक्स वाई दिया हुआ होगा, वाई जेड हमें मानना है और एक्स जेड की हमें जांच करनी है। एक्स कोमा वाई का मतलब हो एक्स वाई का भाई है, वाई कोमा जेड का मतलब हो वाई जेड का भाई है, तो एक्स कोमा जेड का मतलब क्या होगा? एक्स वाई एक्स जेड का भाई है, बिल्कुल सही होगा, संक्रामक भी सही होगा। तो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन तो मैंने ही करा दिया। ठीक है, तो सिंपली ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इजिली गेट कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, सो आपको ऐसे यहाँ पे अटेंशन पे करना है और क्वेश्चन नंबर 10 हैज़ बीन फिनिश्ड। सो राइट नाउ इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। ओके बेटा, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अपने आप संबंध आप बना सकते हो, आप इंटेलिजेंट हो गए हो। ठीक है बेटा, सो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लैंग्वेज पढ़ के समझ आनी चाहिए, बहुत ही आसान है। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर इक्वल पी कोमा क्यू बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। बेटा कोई संबंध दिया है पी कोमा क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी बिल्कुल समान है। मतलब बेटा मूल बिंदु आपको पता है क्या होता है? मूल बिंदु पता है आपको क्या होता है बेटा? मूल बिंदु होता है 0,0। तो उस बिंदु से मूल बिंदु से बिंदु P और बिंदु Q की दूरी बिल्कुल इक्वल है। तो हम यहाँ पे ये संबंध देखेंगे कि ये संबंध एक तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध कब होगा बेटा? जब स्वतुल्य भी होगा, जब सममित भी होगा और जब संक्रामक भी होगा, तभी तो तुल्यता संबंध होगा। तो बेटा एक क्वेश्चन तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये। ठीक है, कि प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है यहाँ तक। तो पहली बात तो तुल्यता संबंध दिखाना है। उसके बाद तुल्यता संबंध के बाद एक बोल रहा है पुनः सिद्ध कीजिए, एक नया क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। तो बेटा जी करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। पहले एक पार्ट से तुल्यता संबंध फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम डेरिवेशन वाले पार्ट पर जाएंगे जिसको हमें सिद्ध करना है। तो बेटा हमारा संबंध क्या गिवन है वो देख लेते हैं बड़े प्यार से, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर इक्वल पी कोमा क्यू। बेटा क्या हुआ है? पी कोमा क्यू क्या दिया हुआ? मूल बिंदु से दूरी समान है। अगर हम कोई मूल बिंदु मान लेते हैं ओ, ठीक है बेटा, एक हमने मूल बिंदु मान लिया यहाँ पे ओ, जिसकी वैल्यू है 0,0, पता है आपको मूल बिंदु की। तो बेटा क्या होगा? समान है तो ओ पी इक्वल ओ क्यू, क्योंकि मूल बिंदु से पी और क्यू की दूरी समान है तो ओ पी इक्वल क्यू हो जाएगा, ये हमारा संबंध हो जाएगा। अब हम इसमें स्वतुल्य की जाँच करते हैं, सारे के सारे जाँच करेंगे और जब सारे सही होंगे तभी तो सही होगा। क्या होगा? क्या होगा? तभी तो ये स्वतुल्य संबंध होगा। सही है बेटा। तो स्वतुल्य के लिए हम क्या करते हैं? एक्स कोमा वाई एक्स, ठीक है, एक्स कोमा वाई। तो बेटा एक्स एक्स की जांच करते हैं ना, एक्स एक्स का मतलब ओपी और ओपी की जांच करेंगे। तो ओपी ओपी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब ओपी ओपी के बराबर होना चाहिए। बेटा होगा कि नहीं? ओपी ओपी के बराबर होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही है, स्वतुल्य संबंध है। सममित में देखते हैं बेटा, सममित में क्या चेक करते थे? एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर और वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो अभी ओ पी ओ क्यू बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और ओ क्यू ओ पी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखते हैं बेटा, तो ओ पी और ओ क्यू बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? ओ पी इक्वल ओ क्यू है, बिल्कुल है, और सेकंड से ओ क्यू इक्वल ओ पी है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो बेटा ये दोनों बिल्कुल सही है ना? कथन फर्स्ट एंड सेकंड संबंध का पालन करते हैं, संबंध का पालन करते हैं। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल सही है ना? ओपी ओक्यू के बराबर होगा तो ओक्यू ओपी के बराबर पालन करते हैं, इसलिए दिया गया संबंध एक सममित संबंध है। दिया गया संबंध एक सममित संबंध है। सममित संबंध, सममित संबंध है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं लास्ट में क्या आता है वो कोरोना वाला संक्रामक संबंध।
संक्रामक संबंध। ओके, संक्रामक संबंध में बेटा क्या होता है, आपको पता है x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये हमें दिया हुआ होता है, y कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, ये हमें मानना है, और x कोमा जेड की हमें जांच करनी है। तो बेटा ऐसे ही क्या करने वाले हैं, OP कोमा OQ बिलोंग्स टू R, बिल्कुल ये हमें दिया हुआ है, OQ कोमा OT मान लो, कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, OT बिलोंग्स टू R, ये हमें सही मानना है, और OP कोमा OT बिलोंग्स टू R, ये हमें जांच करनी है। तो बेटा देखते हैं। तो बेटा पहला था OP कोमा OQ, इसका मतलब क्या है, OP इक्वल OQ है, बिल्कुल है। नेक्स्ट है OQ इक्वल OT, इसका मीन्स क्या है, OQ इक्वल OT। अभी क्या है बेटा, OP कोमा OT, तो इसका मतलब क्या है, OP इक्वल OT। तो अभी आप देखो बेटा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से देखो, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड से बिल्कुल सही है ना बेटा, OP OQ के इक्वल होगा और OQ O2 के इक्वल होगा, तो OP OT के इक्वल होगा, बिल्कुल सही है बेटा। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड के द्वारा यह पता चलता है कि दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है, कि दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है। अब बेटा जान के बहुत खुशी होगी, तीनों है ना, संक्रामक भी है, स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है। तो बेटा तुल्यता तो ऑटोमेटिकली होगा। अगर तुल्यता संबंध हम देखेंगे तो क्या लिखते हैं, मैंने आपको सारी लैंग्वेज लिखवा रखी है, बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता, चूंकि दिया गया संबंध एक स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए यह संबंध एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है बेटा, तो तुल्यता भी आ गया। अब क्या करने वाले हम लोग, ब्रह्मास्त्र फिल कर दोगे, सही है बेटा। तो सारे क्या होंगे, हाँ, वो सब आप फिल कर दोगे, संबंध के प्रकार क्या क्या है। ठीक है बेटा, ये जरूर करोगे क्योंकि प्रूफ हो चुका है कि ये एक तुल्यता संबंध है, इट इज प्रूव्ड। क्लियर, फाइन। तो ब्रह्मास्त्र जरूर फिल करोगे। और मैं आपको बता दूं बेटा, ब्रह्मास्त्र ये मैंने खुद का मेरा क्रिएट किया हुआ नेम है, आप ब्रह्मास्त्र मत लिखना, आप बस एक लिस्ट बना के संबंध के प्रकार हाँ या नहीं ये लिखना। ब्रह्मास्त्र तो मैंने आपको याद कराने के लिए, माइंड में सेट कराने के लिए इसका नाम रखा है, ओके, इस स्ट्रैटेजी का, जो कि आपको नंबर दिलवाएगी। ठीक है बेटा जी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, जो कि करा रहा था कि ये एक, जो कि बोल रहा था बेटा कि एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता तो क्लियर हो गया है। अभी हम जो लास्ट हमारा रिमेनिंग था कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो बेटा देख लेते हैं इसको। सो बेटा ये क्वेश्चन पढ़ो, समझो, बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन है बहुत आसान, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। तो बेटा चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। सभी जो बिंदु P है वो ऐसे बिंदुओं का समुच्चय है, P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो बेटा जी हमारा क्या था, संबंध क्या था हमारा, R इक्वल P Q सच दैट OP इक्वल OQ, यही तो था। ठीक है बेटा, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो आप, तो बेटा यहाँ पे हमने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र हमने लिया मूल बिंदु 0, ओके, O, और ये क्या कहा गया था कि कुछ एक बिंदु है P, वो वृत्त पे है,
तो बेटा ठीक है, ये बिंदु P से होके जा रहा है, बिंदु Q से होके जा रहा है, और एक बिंदु हमने माना था T संक्रामक संबंध में, ये इनसे होके जा रहा है। तो बेटा जरा देखना, जो दूरी OP की होगी, OP की कोई दूरी होगी जिसका नाम होगा रेडियस, मतलब वृत्त की त्रिज्या, वही दूरी OQ की होगी, क्योंकि हमें पता है कि वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं, अगर केंद्र को परिधि पे स्थित किसी भी बिंदु से मिलाया जाए तो वो उसकी त्रिज्या होती है और वो दूरी बिल्कुल समान होगी। ठीक है बेटा, तो OP समान होगा, OQ समान होगा और OT भी समान होगा। तो यही तो कहा गया है कि बिंदु P00 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले, बेटा P से होकर जाने वाला ये कोई पॉइंट P है, तो ये P से होके जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर, केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। तो बेटा वो ऐसे करा रहा था, मैंने वृत्त का केंद्र मूल बिंदु मान के और P को यहाँ पे लेट कर लिया और उससे 3 बिंदुओं से गुजार के वृत्त बना दिया। तो सही हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब हमें वो मेरठ से दिल्ली ले जाना चाह रहा था, वो बोल रहा था मेरठ से दिल्ली के लिए प्रूफ करो, हमने दिल्ली से लेके मेरठ के लिए प्रूफ कर दिया। तो बिल्कुल अगर हम मेरठ से दिल्ली के लिए कोई चीज सत्य है तो वो दिल्ली से मेरठ के लिए भी सही होगी। तो हमने दिल्ली से मेरठ वाला रूट लिया, वो वृत्त को दिखाना चाह रहा था, हमने वृत्त को दिखा के और उसके डेरिवेशन को प्रूफ कर दिया कि हाँ ये सब सत्य है कि मूल बिंदु को केंद्र मानकर बिंदु P से जाने वाले होकर कोई बिंदु का बिंदुपथ एक वृत्त को निरूपित करता है। तो बेटा सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको वृत्त होता क्या है, वृत्त की परिभाषा क्या है। और वृत्त की परिभाषा आप पढ़ के आए हो 7th 8th 9th क्लास में, 10th में, ओके। तो पता होनी चाहिए वृत्त की परिभाषा क्या है। तो अगर वो परिभाषा याद होगी तो आप ऑटोमेटिकली समझना शुरू कर दोगे। बेटा वो क्या होती है, देखो समतल, समतल में स्थित ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, बेटा बिंदुपथ होता है रास्ता, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, एक ऐसे बिंदु का रास्ता, बिंदुपथ लिखते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में। देखो ये बेटा बिंदु है तो इसका रास्ता क्या होगा, ये होगा ना, सही है, इसका रास्ता ये होगा इस बिंदु का। जब ये एग्जैक्टली बात करेगा, मान लो ये बिंदु है तो इसका बिंदुपथ क्या होगा, ये होगा। तो समतल में स्थित ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से, जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान होती है, दूरी सदैव समान होती है। तो बेटा समतल में स्थित एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, मतलब बिंदु P का बिंदुपथ जिसकी एक स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु क्या है बेटा, वृत्त का केंद्र, ये वृत्त का स्थिर बिंदु, जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान होती है, समान होती है, क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। समान होती है तो इस बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं, बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। तथा यह स्थिर बिंदु, बेटा स्थिर बिंदु अभी मैंने क्या बताया था, स्थिर बिंदु क्या है, यह स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो बेटा अब क्लियर हो गया होगा, स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है कि कोई स्थिर बिंदु है वो वृत्त का केंद्र है, उसको हमने 0 0 माना और एक बिंदु लिया P और उसका जो रास्ता है, उसका जो बिंदुपथ है वही वृत्त होगा, क्योंकि वो एक स्थिर बिंदु से हमेशा सेम डिस्टेंस पे होगा जिसका नाम है त्रिज्या, वृत्त कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया ये। ओके क्लियर, सेकंड पार्ट भी 11th का फिनिश हो गया। ओके बेटा, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल 0 0। बेटा बिंदु P की वैल्यू 0 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक स्थिर बिंदु, मूल बिंदु की हमने 0 0 मान ली, तो इसकी वैल्यू तो कुछ और होनी चाहिए, 0 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है। सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले, P से होकर, देखो बेटा ये P से होके जाएगा, ये P से होके जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पे है। तो बेटा केंद्र मूल बिंदु मान लिया, एक वृत्त खींच दिया OP, OQ, OT, कुछ भी और भी बना सकते थे। तो बेटा ये रिलेशन है हमारे पास, बिल्कुल आप मैच कर लो, वृत्त में ये बिल्कुल बराबर होगा, OP इक्वल OQ इक्वल OT, बिल्कुल सही होगा। और वृत्त की परिभाषा भी यही है कि वृत्त एक समतल में स्थित है कि ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान होती है, और यह बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और यह स्थिर बिंदु क्या कहलाती है,
ये वृत्त का केंद्र कहलाती है, और ये स्थिर बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, और त्रिज्या का डबल क्या होता है? व्यास होता है, ये आपको पता है। ठीक है बेटा, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझिएगा, ठीक है बेटा इसको, क्लियर। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, अच्छे से समझिएगा, बहुत आसान है। देखो बेटा क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, कोई समुच्चय ए दे दिया है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ए में R इक्वल T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। बेटा सबसे पहले तो ये बता रहा है कि कोई त्रिभुजों का समुच्चय दे दिया है और वो कैसा होना चाहिए? तुल्यता संबंध है। तो पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए हमें तीनों के तीनों संबंध फाइंड आउट करने पड़ेंगे, वो तीनों सही होने चाहिए, जब भी तो तुल्यता संबंध होगा। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। नेक्स्ट, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज, और T2 देखो बेटा एक तो समकोण त्रिभुज है 3, 4, 5 भुजाओं वाला T1, ठीक है, एक ये हो गया। एक T1 त्रिभुज है, उसकी भुजा क्या है? 3, 4, 5। समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है T2, उसकी भुजाएं हैं 5, 12, 13, और एक समकोण त्रिभुज है T3, उसका भुजाएं हैं 6, 8, 10। ओके, इनमें से विचार करना है कि इनमें से T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, तो ये देखना है। बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेटा समरूप त्रिभुज क्या होता है। ओके, आपने ये 2 चीजें पढ़ी होंगी बेटा। पहला तो होता है सर्वांगसम। ओके, 8, 9, 10th में ये सब पढ़ के आए हो आप। सर्वांगसम। एक होता है समरूप। बेटा सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व अंग समान, मतलब उसके सभी अंग बिल्कुल समान होना चाहिए। सर्वंग समान का मतलब है कि जैसे ये है बेटा, अगर इसकी वैल्यू 5, 6, 7 है तो इसका सर्वांगसम त्रिभुज भी होगा ना, उसकी वैल्यू भी 5, 6, 7 होगी। 5, 6, 7, क्लियर। 5, 6, 7 तो बिल्कुल जो सेम टू सेम होगा, साइज में, शेप में बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं सर्वांगसम। और सर्वांगसम का जो साइन होता है वो आपको पता होगा, ये वाला साइन होता है। फिर होता है समरूप। बेटा समरूप क्या होगा? ध्यान दो, जैसे ये एक त्रिभुज है, सपोज करो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, क्लियर। लेकिन बेटा ये त्रिभुज है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो बेटा ये जो ये 1, 2, 3 वाला जो त्रिभुज है, ये इसका बड़ा रूप है। रूप में बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन रूप बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। ये छोटा है और ये बड़ा है। बेटा ये 1 है तो ये 10 हो गई, ये 2 है तो ये 20 हो गई, ये 3 है तो ये 30 हो गई। शेप बिल्कुल एक जैसी दिखेगी, साइज थोड़ा सा अलग हो सकता है, साइज बड़ा हो सकता है, साइज छोटा हो सकता है, तो उसको समरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? समरूप बोलते हैं, ठीक है, समरूप बोलते हैं। और समरूप का साइन ऐसे करते हैं, एक साइन ऐसे, समरूप, ठीक है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, क्लियर। ओके, तो ये समरूप का साइन है। समरूप समझ गए बेटा? जैसे एक तो है बिल्कुल बहुत बड़ा फोटो, ओके, एक है बड़ा फोटो और एक है उसी बंदे का पासपोर्ट साइज फोटो, तो ये इसकी क्या होगा? समरूप होगा। लेकिन अगर 2 पासपोर्ट साइज फोटो हैं बिल्कुल एक ही साइज के, वो क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ये क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। और ये वाला क्या होगा? ये समरूप होगा, ठीक है बेटा, क्लियर। ये समरूप होगा। ये बड़ा फोटो है, ये पासपोर्ट साइज वाला फोटो है, तो ये क्या होगा? समरूप होगा। अब आप समझ गए होंगे समरूप और संग्रासम में क्या होता है, ये सब पढ़ के आए हो, ठीक है बेटा, क्लियर। सर्वांगसम में होता है बिल्कुल सेम साइज और सेम शेप। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? जो भी लिख लेना, समझ गए होंगे आप, ठीक है। सेम साइज और सेम शेप, बिल्कुल उनका साइज सेम होना चाहिए और बिल्कुल सेम टू सेम आकृति होनी चाहिए। बेटा सर्वांगसम का मतलब होता है जब भी कोई आकृति दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक लेती है, उसको बोलते हैं सर्वांगसम। देखो बेटा, अगर मैं इस त्रिभुज के ऊपर ये वाला त्रिभुज रखूंगा तो ये सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे, ठीक है। और समरूप का मतलब होता है कि एक का छोटा साइज हो सकता है, एक का बड़ा साइज हो सकता है, लेकिन वो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, ठीक है बेटा, देखने में बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। तो ये त्रिभुज लगभग एक जैसे हैं। इसका साइज मान लो 1, 5, 6 और इसका 10, 50, 60। ये क्या है बेटा? समरूप है। समझ गए ना? क्लियर। तो कहानी हो गई है समरूप और सर्वांगसम की। तो आगे हम देखते हैं बेटा, हमें जो
देखना है हमें क्या करना है, हमें तो तुल्यता संबंध चेक करना है। तो बेटा तुल्यता संबंध के बारे में जल्दी से देखते हैं। सो संबंध बनाते हैं। संबंध हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R इक्वल T1 कोमा T2, T1 T2 के समरूप है। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखो क्या मैजिक करते हैं हम। स्वतुल्य संबंध के बारे में जांच करते हैं। उससे पहले रिलेशन लिखते हैं, R इक्वल T1 कोमा T2, T1 कोमा T2 सच दैट T1 एंड T2 समरूप त्रिभुज हैं। T1 T2 समरूप त्रिभुज है या T1 T2 के समरूप है, कुछ भी लिख दो। ओके, बस आपको लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है। ठीक है बेटा, T1 T2 के समरूप है। अब एक बात बताओ, आप स्वतुल्य के बारे में जांच कर रहे हैं तो हम तो T1 T1 देखेंगे। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, T1 T1 के समरूप है। क्या T1 T1 के जैसा है? सोचो, कोई त्रिभुज अपने त्रिभुज के जैसा होगा? कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्टूडेंट है, वो खुद के जैसा होगा कि नहीं? राम राम के जैसा है, श्याम श्याम के जैसा है, होगा कि नहीं? बिल्कुल। मोबाइल मोबाइल के जैसा है, मेरा जो पेन है वो मेरे पेन के जैसा है, बिल्कुल 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 समरूप होगा बेटा। ठीक है। सो T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू, सॉरी T1 कोमा T1 एक ही लेते हैं। स्वतुल्य में क्या होता है, उस अवयव का संबंध स्वयं से होगा। T1 कोमा T1 बिलोंग्स टू R, अतः दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। अतः दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है, एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बेटा, क्लियर? स्वतुल्य संबंध है तो स्वतुल्य तो हो गया। अभी आते हैं फटाफट से सममित पे, और बहुत इंटरेस्ट आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत आसान, और जो कि लग रहा होगा आपको बहुत हार्ड नहीं है बेटा। ठीक है, हार्ड कुछ नहीं होता, हार्ड सिर्फ सोचने से होता है। सममित संबंध, सममित संबंध। तो बेटा सममित संबंध में क्या होता है, T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, T2 कोमा T1 बिलोंग्स टू R। अगर ये हो गया तो मतलब सही होगा, R है ये बेटा। ठीक है, R। सो देखते हैं, तो T1 कोमा T2 ये क्या है, T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है। बेटा जरा एक बात बताना, जब T1 T2 के समरूप होगा क्या फिर T2 T1 के समरूप नहीं होगा? T2 T1 के समरूप है, होगा ना? बिल्कुल सही है। तो बेटा ये बिल्कुल सही है, और इससे क्या होगा, ये एक सममित संबंध होगा। क्या होगा? सममित संबंध होगा। मैंने लैंग्वेज आपको लिखा दी है, बार बार मैं लिखा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप खुद लिख सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके, चूंकि T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T1 बिलोंग्स टू R, इसलिए दिया गया संबंध एक सममित संबंध है। नेक्स्ट आते हैं संक्रामक संबंध पे। संक्रामक में आपको पता है क्या होता है। ठीक है बेटा, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध पे चेक करते हैं, T1 कोमा T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। ये तो हमें दे रखा है। अभी हमें एक और मानना पड़ेगा, T2 कोमा T3, T2 कोमा T3, T2 T3 के समरूप है। ये तो हमें मानना पड़ेगा। और हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना होता है x कोमा z, मतलब T1 कोमा T3, ये चेक करना है। T1 T3 के समरूप है। बेटा जरा देखना, अगर T1 T2 के समरूप होगा, T2 T3 के समरूप होगा, तो क्या T1 T3 के समरूप नहीं होगा? बिल्कुल सही है बेटा। सो T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू R एंड T1 कोमा T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। सही है बेटा, क्लियर? अतः दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध होगा। अतः दिया गया संबंध से पता चलता है कि आपको कोरोना हुआ है। अतः दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है, एक संक्रामक संबंध है। अतः दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है। बेटा आप तीनों आ गए तो तुल्यता तो होगा, लिख लोगे आप इसको, तुल्यता होगा। और तुल्यता के बाद आप डायरेक्टली ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे और इनमें सब में क्या हो जाएगा, हाँ 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 हो जाएगा। ठीक है बेटा, प्रूफ हो गया ये कि एक तुल्यता संबंध है, प्रूव्ड। ओके फाइन, तो ये बेटा प्रूफ हो गया है कि एक तुल्यता संबंध है। क्लियर बेटा? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा एक क्वेश्चन का इसका नेक्स्ट पार्ट था, उस नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं और देखते हैं क्या पूछा था।
बेटा आगे था भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1। बेटा एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है, एक समकोण त्रिभुज है T2 जिसकी भुजाएं 5, 12, 13, एक समकोण त्रिभुज है T3 जिसकी भुजाएं 6, 8, 10 है। इन पे विचार करना है कि T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो बेटा 3 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे, T1, T2 और T3, और देखते हैं उसमें हम कैसे संबंध निकालते हैं, क्या संबंध निकालते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन से संबंधित हैं। तो बेटा एक त्रिभुज ये रहा 3, 4, 5, एक ये वाला है 5, 12, 13, और एक संबंध ये बनाया 6, 8, 10। तो बेटा जी देखते हैं 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज पता है ना, एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, ये है 5, 12, 13, और एक है 6, 8, 10। ठीक है बेटा, अब इसका नाम है मिस्टर T1, इसका नाम है मिस्टर T2 और इसका नाम है T3। ठीक है बेटा, क्लियर। तो चलिए अगर T1, अब हम संबंध देखते हैं T1, T2, इसका मीन्स क्या है बेटा, बिलोंग्स टू R है, तो क्या हुआ T1 T2 के समरूप होगा, T1 T2 के समरूप होगा। तो बेटा समरूप कब होगा, ये वाली भुजा मैंने बोला था ना आपको, ये इसके रेशियो में होनी चाहिए, ये इसके रेशियो में होनी चाहिए, और ये वाली इसके रेशियो में होनी चाहिए। मतलब जो समकोण त्रिभुज का जो लंब है वो लंब के रेशियो में होना चाहिए, बेस के रेशियो में होना चाहिए, जो आधार है आधार के रेशियो में होना चाहिए, और कर्ण के रेशियो में होना चाहिए, तो ही तो समरूप होगा। ओके, तो बेटा करते हैं इसको। तो देखो मैंने आपको एक बार फिर से बता देता हूँ समरूप। देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि देखो ये 1 10 जा 10, 5 10 जा 50 और 6 10 जा 60, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये रेशियो सेम होना चाहिए। एक और एग्जांपल देके दिखाया था मैंने, 10 से क्या आया 1 आया, 10 को 10 से डिवाइड कर दिया तो 1 आया, 20 को 10 से डिवाइड कर दिया तो 2 आया, 30 को 10 से डिवाइड कर दिया तो 3 आया, या फिर ऐसे समझ लो 3 10 जा 30, 1 10 जा 10 एंड 2 10 जा 20। तो बिल्कुल यहाँ पे रेशियो सेम होना चाहिए। तो उसी सेम रेशियो से हम ये क्वेश्चन प्रूफ करने वाले हैं, समरूप त्रिभुज वाला। ओके बेटा, तो देखते हैं रेशियो क्या आएगा। एक बात बताओ बेटा, 3/5 इक्वल 4/12, 4/12 कितना आया 1/3 आ गया ना। क्या ये इसके सेम है, नहीं है ना, नहीं है, तो बेटा नहीं है, तो T1 T2 के समरूप नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर। अब आते हैं बेटा T1 T2 में हो गया, अब T2 और T3 में आते हैं, या फिर T1 T3 का कर लो, कोई भी कर लो आप। T1 T3 बिलोंग्स टू R का मतलब है कि T1 T3 के समरूप होगा। बेटा T1 और T3 को ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखना T1 और T3 को ले रहा हूँ। तो T1 और T3 में क्या करेंगे, 3/6, यहाँ पे देखो 3/6, इसकी 3 है और इसकी 6 है T3 की, 3/6, इसका लंब इसके आधार के बेस के 4/8 और 5/10। बेटा क्या आया जरा देखना, 1/2 सेम आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा, T1, T3 बिलोंग्स टू R, क्योंकि समरूप आ गया, इसका मतलब T1 और T3 समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, इससे पता क्या चला कि अतः T1 समरूप T3, ये पता चला। ठीक है बेटा, अतः T1 T3 के समरूप है। ऐसे ही बेटा इसको चलते हैं, अब किसके बीच में चलेंगे, T1 T2 के बाद में हो गई, T1 T3 के बाद में हो गई, अब T2 T3 के बाद चल करते हैं। T2, T3 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या है बेटा, T2 T3 के समरूप होना चाहिए, T2 T3 के समरूप होना चाहिए। देखते हैं बेटा T2 और T3 में, ये इसका पार्ट है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ये इसका पार्ट है T2 T3। आगे देख लेते हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं, T2 T3 के समरूप होना चाहिए। सो बेटा जी T2 T3 के समरूप होना चाहिए। T2 कहाँ पे है, 5/6, 12/8 और 13/10। बेटा क्या ये मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे हैं ना, सो नहीं मैच कर रहा है इनका रेशियो, तो 2 to 3 डज नॉट बिलोंग टू R, अतः T2 समरूप नहीं होगा, T3 है। तो बेटा संबंध किस में आया, संबंध किस में आया, सिर्फ T1 और T3 में आया, अतः T1 एंड T3 समरूप त्रिभुज हैं। आपको ऐसे लिखना है, समरूप त्रिभुज हैं। क्लियर, ये पता चला।
T1 और T3 समरूप त्रिभुज है, बाकी में कोई संबंध नहीं आया। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर होगा था T1 एंड T3 समरूप त्रिभुज हैं। सो बेटा इसका पता चल गया कि T1 और T3 समरूप त्रिभुज हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक फिनिश कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बेटा, तो इनको सबको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो सब कुछ परफेक्शन की तरफ जाएगा। क्लियर, आप भी परफेक्शन की तरफ जाओगे, आपका सब्जेक्ट भी परफेक्शन की तरफ जाएगा और कॉन्फिडेंस भी परफेक्शन की तरफ जाएगा। ओके, सो बेटा इससे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करेंगे हम। सो तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्माइलिंग, हैव ए ग्रेट डे।